नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? रेगुलर वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन आज मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करनी है आपसे। और ये कुछ ऐसी बात है जो लोग खबरें देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या मोबाइल में सर्च करते हैं, उनको ये जानकारी होगी। कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त आप जैसा कि देख रहे होंगे कि देश से बाहर अमेरिका या इंग्लैंड जाकर भारत के खिलाफ बोलने का एक रिवाज चल पड़ा है। एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन शुरू हो चुका है। भारत के खिलाफ बोलना, कुछ भी वक्त देना, अंड बंड जाकर विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश करना। तो उसमें मैंने जैसा कि आपसे कहा है, कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब राहुल गांधी तो बकबक करके आ गए अमेरिका में। उन्होंने वहां बहुत कुछ कहा, बताने की जरूरत नहीं है आपको, और उनकी काफी आलोचना भी हुई। अब क्या हो रहा है कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी आजकल यूएसए में है, शिकागो में वो भाषण दे रहे थे और वो यहाँ मुद्दा उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को जो सऊदी अरब जाते हैं मक्का हज करने के लिए, मुस्लिम, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार 4-4 लाख रुपए हर हाजी से ले रही है, हज यात्रा पर जाने वाले से ले रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही। वहां लोग बहुत परेशान हैं। तो फिर क्या हुआ कि सऊदी अरब में जो भारत का दूतावास है उसने ट्वीट किया, असदुद्दीन ओवैसी को टैग करते हुए पूछा कि भाई क्या सुविधाएं चाहिए? भारत सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है यहाँ से जाने वाले मुसलमानों को, तो अब आपको क्या चाहिए? अगर कुछ चाहिए और सुविधाएं, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए तो आप बताइए। लेकिन आप शिकागो में बैठकर अगर बकबक करेंगे जाके वहां, तो ये कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं लगती, ये भी अच्छा भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपको मैंने बताया कि राहुल गांधी तो अमेरिका में जाकर बहुत कुछ क्या किया है। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में हिटलर शाही है, न जाने क्या क्या उन्होंने कहा। बोलने की आजादी नहीं है, मीडिया पर कंट्रोल है, तो राहुल गांधी कहते हैं हमेशा। तो राहुल गांधी को तो खैर सीरियसली कोई लेता नहीं, और खुद राहुल गांधी की हवा अमेरिका की एक नेता ने निकाली थी, जिसने कहा था कि भारत में लोकतंत्र क्या है, इसकी असलियत देखनी हो, भारत के लोकतंत्र की खूबी देखनी हो तो वो दिल्ली आकर देखें, राजधानी दिल्ली आए, भारत में घूमे और देखें। खैर ये तो राहुल गांधी की बात हुई। ओवैसी जो है, उन्होंने एक अजीब बात कही आज जब वो बोल रहे थे। तो ओवैसी ने कहा कि भारत में प्रतिस्पर्धा, मतलब भारत में, सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता का माहौल है, प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता का माहौल है। उन्होंने हिटलर के जमाने का हवाला देते हुए कहा कि भारत में अब द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी जैसे फिल्में बनने लगी है। तो अब ओवैसी साहब ये बताइए, अगर आप प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि भारत में प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता का माहौल है, तो ये प्रतिस्पर्धा तो आप वैसे राहुल गांधी से कर रहे हैं। और आपने इतना ही नहीं कहा कि, एक तो कहा कि द केरला स्टोरी जैसे फिल्में बनने लगी हैं, उसके अलावा आपने द कश्मीर फाइल। तो एक बात बताइए ओवैसी साहब कि क्या इन फिल्मों में कुछ गलत दिखाया गया है? सच्चाई तो है ना, कश्मीर में जो हुआ आपको पता है, 90 के दौर में जिस तरह से वहां कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, और एक जालिम जो कि यासीन मलिक है, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उसको फांसी देने की मांग की जा रही है। उसने 4 एयरफोर्स के अफसरों की हत्या की थी। उसका दर्द आपको आज तक नहीं समझ में आया उन परिवारों का। आप तो बैरिस्टर है, वकालत करते हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं कानून के, तो आपको ये बातें कहते समय ये क्या कश्मीर फाइल झूठ था क्या? कश्मीर में वो सब नहीं हुआ जो दिखाया गया। जो द केरला स्टोरी है उसमें भी आपको पता है जो हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
उसमें भी वो सच्चाई है। तो सच्चाई क्योंकि पिंच कर रही है आपको, आपको चुभ रही है, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। वकील होने के नाते ये आपको बात समझनी चाहिए थी। अच्छा, ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका एक थोड़ा सा आकलन करता हूँ। मैं ये राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, राहुल गांधी, जाहिर है कि 2023 में 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो सारा मसला चुनावों को लेकर है। अलग से अलायंस बन रहे हैं, नीतीश कुमार अपना एक अलग महागठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर केसीआर भी अपने लगे हुए हैं, इधर केजरीवाल, और ये पता नहीं, और केजरीवाल और मुलायम अखिलेश यादव की मीटिंग हुई लखनऊ में, उसमें भी था कि साहब अब हमको दिल्ली सरकार के जो केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है अफसरों की ट्रांसफर, अफसरों के दिल्ली के अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने के अध्यादेश को केंद्र सरकार ने पलट दिया, तो उससे वो नाराज है। तो बहुत कुछ यहाँ पक रहा है। ये 2023-2024 के जो चुनाव है उसको देखते हुए ये सारा। अब ये यहाँ क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी का जहां तक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बेटी, इस तरह की बातें कही जाती है। तो क्या मेरा सवाल यह है ओवैसी साहब से, एक सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को लगने लगा है कि जब तक मुझ पर बीजेपी का ठप्पा लगा रहेगा तब तक मुझे वोट नहीं मिलेंगे, लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे? या ओवैसी साहब राहुल गांधी बनने की राह पर है? क्या वो इस मामले में राहुल गांधी को पछाड़ना चाहते हैं? या वो इस मतलब जो बीजेपी का जो उन पर ठप्पा लगा हुआ है, लेवल लगा हुआ है, क्या वो ये चाहते हैं कि अगर मैं देश के बारे में कुछ भी कह दूंगा अमेरिका में जाकर तो लोग मुझे वोट दे देंगे? क्या ये है? तो इस तरह की जो बातें ओवैसी कर रहे हैं, तो ओवैसी दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उस छवि से उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी है। और ये छवि बनाई किसने है? हमारे यहाँ विपक्षी दलों ने। समाजवादी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, मुसलमान वोट बैंक उसका है, वो ओवैसी को पसंद नहीं करते। तो जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो चुनाव में ओवैसी उतरेंगे। तो क्या पिछली बार तो जमानत जब्त हो गई थी ओवैसी की, तो सब कुछ करने के बावजूद, क्या इस बार ओवैसी उस छवि से उभर कर इन चुनावों को ध्यान में रखकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग उनको ये समझे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बीजेपी का एजेंट है, इसको तो वोट देना चाहिए? लेकिन मुसलमानों के मन में ओवैसी की छवि बनी हुई है, एक परसेप्शन होता है किसी भी इंसान के प्रति। जैसे आप किसी आदमी को गलत समझ रहे हैं, फला आदमी बहुत गलत है, ठीक नहीं है, और आपसे दो चार लोग और कह दे उसके बारे में, यार ये आदमी ठीक नहीं है, तो उस वो अगर आदमी खराब भी ना हो, अच्छा वो एक सज्जन आदमी भी हो, तो उसके बारे में एक परसेप्शन बन जाता है, एक धारणा बन जाती है कि नहीं यार ये आदमी गलत है, जबकि वो सही होता है। इसीलिए ओवैसी की भी वो छवि बन चुकी है। ओवैसी के बारे में एक परसेप्शन इतना बड़ा क्रिएट हो चुका है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाए। लिहाजा वो शिकागो पहुंचे, वहां उन्होंने इस तरह की बातें की, इस मतलब भारत को हिटलर के दौर में बता दिया, और जो लगभग राहुल गांधी ने बातें की, उन्होंने कहा कि अगर कोई टीपू सुल्तान की तस्वीर उठाता है तो उस व्यक्ति को उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है, इस तरह की बातें, और हिंदुत्व वगैरह जो भी वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोला। वैसे निजी तौर पर मैं ओवैसी को एक समझदार नेता मानता हूँ, क्योंकि जब नई संसद के उद्घाटन का मौका आया था तो विपक्षी दलों ने बड़ा शोर मचाया, तो उन्होंने इस पर कहा, इस बारे में कहा, नहीं ये संसद को लेकर कोई नहीं, संसद जरूरी थी, नई संसद का निर्माण जरूरी था, क्योंकि उसमें जगह कम पड़ रही थी। और उसमें एक बार मुलायम सिंह यादव, बहुत पहले की बात है, मुलायम सिंह यादव जब सदन की कार्रवाई के बाद वहां की कैंटीन में खाना खा रहे थे, तो कुछ ऊपर से दीवार का एक टुकड़ा गिर चुका था, तो बिल्डिंग क्योंकि पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसको बनाना था, नया बनाना था, उसको कुछ करना, हर इस तरह की बातें भी वैसे करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत के बारे में ये सब कहा है, तो उससे तो सिर्फ ये लगता है कि ओवैसी अपनी उस छवि से उभरना चाहते हैं जो उन पर एक उनकी बन चुकी, एक लेवल उन पर चस्पा हो चुका है। तो क्या ओवैसी अपनी उस छवि से उभर पाएंगे? क्या ओवैसी मुसलमानों का वोट हासिल कर पाएंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।